नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। एक बार फिर से चर्चाओं में क्यों है संदेश खाली, जबकि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है, सीबीआई को उसकी रिमांड मिल चुकी है, हाईकोर्ट से भी उसके ऊपर लगातार फैसले आ रहे हैं, फटकार लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार फिर संदेश खाली क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि संदेश खाली में सीबीआई सर्च ऑपरेशन करने के लिए गई थी शेख शाहजहां से जुड़े मामले में ही, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें मिली कि सीबीआई को एनएसजी को बुलाना पड़ा। एनएसजी के जो बम दस्ता है, बम स्क्वाड है, उसको बुलाना पड़ा और उसने जब अपना सर्च अभियान शुरू किया तो वहां तकरीबन एक बंकर मिला, कई पिस्टल मिले, उसमें देशी पिस्टल भी थे, विदेशी पिस्टल भी थे, 200 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले और एक बंकर मिला जो पानी के अंदर भी था, घर के अंदर भी था। वहां तमाम तरीके के हथियार मिले और भारी मात्रा में बम मिले। आप अंदाजा लगाइए, जिसके लिए एनएसजी को बुलाना पड़ा। क्या कुछ मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही आज चर्चा करेंगे ऐसे तमाम खुलासों की ममता बनर्जी के ऊपर जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। और इन खुलासों को करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत खास मेहमान नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। आखिर चल क्या रहा है संदेश खाली में? पिछले 4 महीने से संदेश खाली बिल्कुल सुर्खियों में था, बिल्कुल आपने वाजिब बात कही है। और फिर से 2 दिन से संदेश खाली सुर्खियों में बना रहा, जहां एक तरफ सीबीआई की पूरी टीम अबू तालिब से लेकर के हफीजुल खान को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ श्रीमती ममता बनर्जी अपने बंगाली एक्टर और एक्ट्रेस के साथ ठुमका लगाती हुई नजर आ रही थी। जहां एक तरफ सीबीआई की टीम हफीजुल खान के स्टेटमेंट को दर्ज कर रही थी कि आखिर शेख शाहजहां का सिपहसालार जो रिक्शा चलाने वाला है वो गायब अचानक से शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद कहां हो गया है। और वही दूसरी तरफ श्रीमती ममता बनर्जी अपने सरकारी मंच पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को कोसती हुई नजर आ रही थी। इसी दौरान हमें पता चला कि शेख शाहजहां का सिपहसालार जो अबू तालिब है वो असल में ई रिक्शा तो चलाता था, पर जैसे शाहजहां का सिपहसालार बहुत पैसे वाला होता था और दरहम और सोने की अशरफियां उसके पास होती थी, एग्जैक्ट वैसे ही अबू तालिब के पास भी जो घर दिखा, जो कैमरा पर आया, जो बंगाल के स्टेट न्यूज चैनल पर आया, पता चला कि ई रिक्शा वाले का संगमरमर का घर होता है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं और घर के जमीन के अंदर असलहा, बारूद, बम और विदेशी पिस्टल होते हैं। ये बिल्कुल सामने नजर में आ गया। उसके बाद सीबीआई वालों को एनएसजी को बुलाना पड़ा। याद रहे कि ये एनएसजी वही एनएसजी है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद एनएसजी का जन्म हुआ था। और यही एनएसजी महाराष्ट्र बॉम्बे 93 बॉम्ब ब्लास्ट में अहम भूमिका, उस बॉम्ब ब्लास्ट को समझाने में और देश को बचाने में बिल्कुल इसने अपने कर्तव्यों का पालन किया था। और जब हम एक रोबोट को देखते हैं विदेशी फिल्मों में, हॉलीवुड के फिल्मों में, कि एक रोबोट आ रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है और समुद्र के नीचे जा रहा है और बम को निकाल कर लेकर आ रहा है, ठीक वैसा ही दृश्य, ठीक वैसा ही सिनेरियो हमने पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में देख डाला। और मुझे लगता है मैं बड़ी लकी हूँ कि उसी दिन मैंने लैंड किया कलकत्ता दिल्ली से और मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो एनएसजी की टीम को रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है सारे बंकर, बम और विदेशी पिस्टल को निकलवाने के लिए। और अबू तालिब साहब तो अभी भी भागे हुए हैं जो ई रिक्शा चलाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम और एनएसजी के द्वारा ये बात तो सामने आ गई कि जिस शेख शाहजहां को सिर्फ मास बलात्कारी समझा जाता था, वो दरअसल एक मानव प्रचार, माधव प्रचार, और अब साथ साथ में ये भी पता चला है कि कहीं ना कहीं वो आतंकवादी भी है। अब पूछना ये है श्रीमती ममता बनर्जी को पूछना चाहिए कि आखिर ये बम, जिसको वो हमेशा अपने स्पीच के द्वारा ये कहा करती थी कि एक आलू बम फूटता है, एक फुलझड़ी फूटती है तो एनआईए आ जाता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ और पूछना बंगाल के वोटर्स को और पूरे देश की जनता को भी चाहिए कि आखिर एनएसजी ने जो बंकर जो सीज किया, जो पिस्टल सीज किया, जो विदेशी पिस्टल सीज किया है, वो किसका खून बहाने के लिए था? भारतीय जनता पार्टी वालों का या उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले थे? ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि
लगातार श्रीमती ममता बनर्जी सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी ये कहते हुए कि अगर किसी भी मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। कभी दुर्गापुर के मन से वो ये कहते भी नजर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में अब जिहाद होगा। कभी ईद की नमाज में वो ये कहती भी नजर आती हैं कि रामनवमी के अंदर दंगा करवाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दंगा बाजी का इंतजाम तो शेख शाहजहां के सिपहसालार अबू तालिब के घर पे था, और ये बम गोली बारूद का इंतजाम तो हमने 2022 और 23 में, 2021 में, 2019 में पंचायत इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में खुली आंखों से देखा है। बिल्कुल नंगी आंखों से पूरे देश में देखा है कि किस तरीके से पंचायत इलेक्शन में डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही थी, कानून की हत्या की जा रही थी, किस तरीके से वोट के बैलेट बॉक्स लुंगी के अंदर छुपाया जा रहा था, साड़ी के अंदर छुपाया जा रहा था, हिजाब के अंदर छुपाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें तो हमने देखी हुई हैं। अब बात यहाँ पर खड़ी होती है कि क्या कनेक्शन आईएसआई से है शेख शाहजहां का, क्या कनेक्शन बांग्लादेश से है शेख शाहजहां का, क्या कनेक्शन लश्कर तैयबा से है शेख शाहजहां का, क्या कनेक्शन उन तमाम आतंकवादियों से है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हैं भारत का बुरा करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश से डायरेक्ट बॉर्डर हाड़वा यानी कि बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी का लगता है, और मैं खुद उस बॉर्डर से होकर आई हूं। मेरे इंस्टाग्राम को अगर कोई देखेगा तो उस बॉर्डर की तस्वीरें हैं उस इंस्टाग्राम पर कि मैंने 2018 में दिवाली इंडिया की, भारत की पुत्री होने के को रिप्रेजेंट किया था, मिठाइयों और पटाखे। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या शेख कोई एक जो पाकिस्तान के लिए काम कर, जो ममता दीदी के बहुत करीबी था, जो ममता दीदी जानती थी कि ये पाकिस्तान से अटैच है, क्योंकि एक नॉर्मल किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी पार्टी का बहुत बड़ा नेता हो, उसके घर से या उसके सिपहसालार या उसके बगल के एसोसिएट से इतना बड़ा बंकर और विदेशी कारतूस, विदेशी बम, विदेशी पिस्टल निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। क्या मैं भूल जाऊं कि श्रीमती ममता बनर्जी के लाडले मंत्री देश की जनता के साथ साथ पश्चिम बंगाल के वोटर्स और पश्चिम बंगाल के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि क्या फरहाद हकीम ने 2021 के विधानसभा इलेक्शन में पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को जो स्टेटमेंट दिया था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, क्या शेख शाहजहां कोलकाता को और पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने का एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा था? क्योंकि एक आम नेता के घर से, एक नॉर्मल वर्कर के घर से इतना बड़ा असलहा बारूद और विदेशी बंदूकों का निकलना एक आसान बात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, शेख शाहजहां को जो है बांग्लादेशी बताया जाता है कि खुद को बांग्लादेशी भी कहता है खुलेआम। हाँ, उसके जो चचा हैं, जो लेफ्ट फ्रंट के काफी बड़े नेता रह चुके हैं, वो तेहरान, ईरान, बांग्लादेश, ये सारी जगहों पर काफी ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं। अगर उनका पासपोर्ट या वीजा अगर सीज किया जाए तो साफ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली शेख शाहजहां कहाँ का है। आप मेरे साथ अगर कभी बशीरहाट कोलकाता आइएगा, मैं आपको बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर जाऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो शब्दावली का इस्तेमाल आधे से ज्यादा मुसलमान बशीरहाट में करते हैं वो बांग्लादेशी और ढकैया बांग्लादेशी जो अल्फाज होते हैं वही होते हैं। अच्छा, आपने आईएसआई का जिक्र किया और आईएसआई को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारत को अनियंत्रित करने के लिए, भारत में अशांति फैलाने के लिए, भारत की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए आईएसआई ने अब तक सैकड़ों बार, हजारों बार तमाम कोशिशें की हैं और उसके हैंडलर्स भी जो है लगातार हिंदुस्तान को में काम करते हैं। अगर शेख शाहजहां वाकई में, क्या आपको लगता है कि वाकई में शेख शाहजहां को आईएसआई हैंडल कर रही थी या ऐसा हो सकता है? देखिए मैं बहुत ब्लंट और ट्रांसपेरेंटली और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि एनएसजी का कहीं जाकर के रेड करना ये मामूली बात तो नहीं होती। बिल्कुल। एनएसजी का आना और रोबोट का लेकर आना और रोबोट को ऑपरेट करवाना ये कोई मामूली बात तो नहीं होती है। क्या आज देश की जनता 93 बॉम्ब ब्लास्ट को भूल गई है? तब एनएसजी की अहम भूमिका रही थी और देश को सुरक्षित करने के लिए रही थी, और वही एनएसजी आज रोबोट के साथ संदेश खाली में नजर आई है। और एनएसजी खाली हाथ नहीं आई है। एनएसजी ने एक बड़ा बंकर, एक बड़ी सीज दिखा करके पूरे नेशनल चैनल को दिखाया है कि हमने क्या सीज किया है।
और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के एक दो और भी ऐसे मुसलमान नेता हैं जिनके यहाँ बिना किसी सूचना के अगर सीबीआई एनएसजी के साथ जाएगी तो इससे बड़ा बड़ा बंकर और इससे बड़ी बड़ी तफ्तीश जो है वो हो सकता है, हमारे सामने और दुनिया के सामने आ सकता है कि श्रीमती ममता बनर्जी और फरहाद हकीम मिल करके पश्चिम बंगाल को कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगलिस्तान बनाना चाहते हैं। मुगलिस्तान जो है, जेनेट लेवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था 2013 में, 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आई थी और सिर्फ 2 साल के भीतर जेनेट लेवी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि ममता बनर्जी बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की तरफ लेकर जा रही हैं, उसी इरादे से वो काम कर रही हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ममता बनर्जी ने इस मामले पर कुछ नहीं बोला, जो रेड पड़ी उल्टा एनएसजी को, सीबीआई को घेर लिया, केस दर्ज करवा दिया कि आपने ऐसे जो है सर्च ऑपरेशन किया कैसे, लेकिन एक शब्द ये नहीं बोला कि इतना असला आया कहां से। नहीं, मैं अभी ममता बनर्जी के सिर्फ 4 पोल को खोलूंगी क्योंकि वो झूठ बहुत बोलती हैं। जी, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगी। बिल्कुल। सबसे पहली बात कि ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला कि शेख शाहजहां और अबू तालिब और हफीजुल खान के चिट्ठे मिट्ठे को खुल गया है और देश और दुनिया के सामने आ चुका है और इतने भारी बंकर और इतने भारी तादाद में इतना ज्यादा असलहा, बारूद और पिस्टल, विदेशी पिस्टल बरामद हुआ है, बस वो वैसे कर पर गिर पड़ी और न्यूज को डाइवर्ट और कन्वर्ट करने की उन्होंने कोशिश कर डाली। अब आती है दूसरी बात, क्या श्रीमती ममता बनर्जी ने कभी भी इस बारे में बात किया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर किस तरह से हड़प करके पश्चिम बंगाल की सरकार के नाक के नीचे वक्फ बोर्ड कमेटी यहाँ पर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल बनवाया जा रहा है? कभी श्रीमती ममता बनर्जी ने बताया है? क्या लोग इस बारे में पूछना चाहते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो पूरी दुनिया में है, जिसका रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपया आता है, इसका कितना भारी भरकम पैसा पश्चिम बंगाल से उठ रहा है? क्या लोग ये नहीं जानते कि आधा पंजाब, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का लूटपाट मचा करके रखा है? ये बात तो बिल्कुल डेटा में है, लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि श्रीमती ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 टीचर को बातिल कर दिया, उनके रिक्रूटमेंट को रद्द कर दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। अरे, कलकत्ता हाईकोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। बिका हुआ है। बड़ा इल्जाम रखने के बाद क्या श्रीमती ममता बनर्जी से आंखों में आंखें डाल करके किसी ने ये पूछा कि 2014 में जब आपने स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट SLCST आपने निकाला था, तब अपियर करने के लिए कैंडिडेट को जब आपने वैकेंट पोस्ट पर बैठाने के लिए कहा था, तब उस वक्त तकरीबन 30 लाख से ऊपर लोगों ने अपियर किया था, जिसमें 24,640 वैकेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूट हुए थे। और अगर मान लेते हैं कि 5 लाख करके भी लिया गया था, तो तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का ब्राइब स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के पॉकेट में गया है। 25,000, मैं 24,640 के बारे में अभी सिर्फ बात कर रही हूं, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के डॉक्यूमेंट पर है। और 5 लाख सबसे कम रकम थी, 5 लाख से 15 लाख तक लिए गए। मैं तो 5 ही लाख जोड़ रही हूँ, जो सबसे कम रकम थी। मैं तो 5 ही लाख जोड़ रही हूँ। अगर 24,640 जो कलकत्ता हाईकोर्ट के पिटिशन पर है, अगर 24,640 लोगों ने सिर्फ 5 लाख भी दिया है, तो तकरीबन 1200 करोड़ रुपया ममता बनर्जी साहिबा है कहा? क्यों लूट लिया? कैसे लूट लिया? ये 1200 करोड़ का हिसाब कौन देगा? देना तो पड़ेगा ना। अब दीदी ने बोला सीए नहीं करने देंगे, और ईद की नमाज में भी उन्होंने मंच पर चढ़ करके कहा का चीची सीए करते देबो ना। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 2003 अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मैंडेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट अ नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन एंड टू इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑल द रजिस्टर्ड सिटीजन। अब इसी 2003 के 1955 को 2003 के अमेंडमेंट के सबसेक्शन 1 पे जाइए, उसमें भी ये कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हर एक व्यक्ति का सिटीजनशिप कार्ड बनाना है, उनका जांच पड़ताल करना है और तब उनको नेशनल रजिस्टर पर लेकर के आना है। तो दीदी आप कैसे रोकिएगा?
कैसे रोकिएगा? ये तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो आप कैसे रोकिएगा? आप क्यों पश्चिम बंगाल के लोगों को झूठ बोल रही हैं, और खास करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को आप झूठ बोल रही हैं कि आप रोहिंग्या को बचा लीजिएगा, आप बांग्लादेशी घुसपैठिया को बचा लीजिएगा, आप पाकिस्तानी घुसपैठिया को बचा लीजिएगा। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? चौथी बात, दीदी ने ईद में नमाज के मंच से सर पे दुपट्टा रख करके एक और झूठ बोला है, जिसका खुलासा भी मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि यूसीसी करते दे बोला, यूसीसी करने नहीं देंगे। यूसीसी आता है संविधान के आर्टिकल 44 से, और शैल का वर्ड 5 बार इस्तेमाल किया गया है, और संविधान लिखने वाले ने ये साफ लफ्जों में कहा कि जितना जल्द हो कॉमन सिविल लॉ को जारी किया जाए भारत में। तो दीदी, कौन सा ऐसा न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका है जो आर्टिकल 44 को बातिल करेगा या रद्द करने की हिम्मत रखता है? इसका मतलब है कि दीदी मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में झूठ बोल करके दोबारा एक बार फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगी, और वो ना सीए रोक पाएंगी, ना यूसीसी रोक पाएंगी, ना वेस्ट बंगाल स्कूल कमीशन का जो उन्होंने एक कोटा निकाला था वो दोबारा टीचर्स को दे पाएंगी, और ना ही जिनसे उन्होंने ब्राइब लिया है वो पैसा रिटर्न कर पाएंगी। तो कितना झूठ दीदी, और कितना झूठ। नहीं हो सकता है ना शाहीन बाग की तरह भीड़ इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन करने का जो है प्रोग्राम हो, कुछ प्लानिंग हो? नहीं, सीए के लिए जावेद अहमद खान जो बहुत बड़े मंत्री हैं, और कस्बा और तोपसिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में ढेरों उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा के रखा है। उन्होंने 1 साल सर्कस मैदान में बहुत बड़ा जमाखड़ा लगाया था, बिल्कुल शाहीन बाग 2.0 की तरह। लेकिन इस बार लगाएंगे ना तो कॉलर पकड़ के घसीट के जेलबंदी भी कराया जाएगा। इस बार लगा के तो देखें, क्योंकि इस बार 2003 के अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग बात करेंगे, और 1955 के अमेंडमेंट से हम लोग बात करेंगे, और जवाब मांगेंगे जावेद अहमद खान से कि तुम संविधान के विरोध में हो कि यह संविधान अलग से ममता बनर्जी ने लिख दिया है उसको मानते हो, अंबेडकर जी के संविधान को मानते हो, या ममता बनर्जी ने जो जाली संविधान लिखने की कोशिश की है उसको मानते हो? अच्छा, एक आखिरी सवाल नाजिया जी, 5 चरण मतदान के अभी बचे हैं, 2 चरणों में छिटपुट घटनाएं हुई, और जिस तरीके से दूसरे चरण के बाद या दूसरे चरण से पहले कहें ये दूसरे चरण से के मतदान से पहले ये जखीरा सामने आया, उसके बाद क्या लगता है कि आगे के 5 चरण शांतिप्रिय चुनाव हो पाएगा बंगाल में? नहीं, बंगाल में शांतिप्रिय चुनाव कब हुआ है जो अब होगा? आपको क्या लग रहा है कि शेख शाहजहां जेल चला गया है, वो जो केस्टो है अनुब्रतो मंडल वो जेल चला गया है, उसकी बेटी सुकन्या जेल चली गई है, पार्थो चैटर्जी जेल चला गया है, कुंतल जेल चला गया है, काकू जेल चला गया है, आधा से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस पार्टी जेल के अंदर है। तो क्या सब शांत हो गया? आप भूल गए तृणमूल कांग्रेस के लुंगी छाप चाटुकारिता वर्कर के बारे में? पंचायत इलेक्शन की घटनाओं को एक बार फिर से विजुअल चलाइए, एक बार फिर से देखिए कि जो जीरो ग्राउंड पर जो लुंगी छाप और पजामा छाप और बोरखा छाप जो चाटुकारिता मुसलमान वर्कर टीएमसी के हैं वो ज्यादा भगदड़ और आतंक मचाते हैं। ये लोग तो बड़े बड़े शहजादे थे, ये लोग तो बड़े बड़े मुगल बादशाह थे, ये तो बताते थे, गाइड करते थे, वहां बम मारना है, वहां बम मारना है, वहां गोली मारनी है, वहां लुंगी के अंदर का बैलेट बॉक्स छुपाना है। लेकिन जो करता था वो तो अभी भी है, वो तो जेल गया नहीं है। अच्छा नाजिया, जब आप संदेश खाली पहुंची तब क्या हालात थे? बहुत लोग डरे हुए थे। मैं जब संदेश खाली पहुंची थी तो जहां से मैंने नौका लिया था और मेरी गाड़ी जहां पर रुकी थी वहां के मिठाई दुकान से लेकर के फल के दुकान से लेकर के सारे लोग डरे हुए थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि मुसलमानों ने भी बहुत इज्जत दी है मुझे, तो काफी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे भी हैं, काफी इज्जत दी है। और उन्होंने कहा है कि जो हुआ है दीदी आपको उसको खड़े होकर के देखना चाहिए। और संदेश खाली पुलिस स्टेशन जब मैं गई हूँ तो इतना दुर्व्यवहार पुलिस ऑफिसर ने मेरे साथ किया है कि वो ये भी भूल गया कि मैं काला कोट पहनती हूँ, वो ये भी भूल गया कि मैं एक महिला हूँ, वो ये भी भूल गया कि ना जाने कितने ऐतिहासिक जजमेंट मैं सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के आई हूँ। सारी बातों को भूल करके सिर्फ ममता बनर्जी का पपेट बन करके उसने मेरे से बात किया। अच्छा, इस जो पपेट बनते हैं या ममता बनर्जी के इशारों पर जो प्रशासन काम करता है उसके पीछे का कारण क्या है? डर है ममता बनर्जी का, भ्रष्टाचार है, या फिर जो मलाई खा रहे हैं चाट रहे हैं वो चलता रहे इसलिए जो है जो ममता दीदी कह रहे हैं तो कर देते हैं? नहीं,
डर किसी चीज का नहीं। क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्या होगा? स्पेशल ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा, थाना में नहीं रह पाएंगे। क्या होगा? किसी ऐसे गांव ग्राम में चले जाएंगे जहां पर लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते, इतना ही हो सकता है। जो मलाई चाटी जा रही है उसका डर ज्यादा रहता है। आप मेरा चैम्बर ग्रीश पार्क में है, यहाँ पर 3 थाने टच करते हैं, बड़ा बाजार थाना, ग्रीश पार्क थाना और जोड़ा साकू थाना। आप कभी भी पश्चिम बंगाल आइएगा, मैं रात में आपको 11 बजे के बाद लेकर के इन तीनों थानों का विजिट कराऊंगी। सिर्फ और सिर्फ इलीगल डेवलपर जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो उस थाने में बैठ करके जो मुर्ग मुसल्लम है वो चलता रहता है और 300 रुपए स्क्वायर फीट, 400 रुपए स्क्वायर फीट का पूरा हिसाब किताब चलता रहता है। तो डर इस बात का नहीं है कि मैं वर्दी का लिहाज रखूं, डर इस बात का नहीं है कि मुझे संविधान का लिहाज रखना है, डर इस बात का भी नहीं है कि मुझे कानून का लिहाज रखना है। डर इस बात का है कि जो मलाई आ रही है, जो हमें रंग बिरंग का और ब्राइब आ रहा है, जो हमें आईफोन आ रहा है और आईपैड आ रहा है, जो अलग अलग जगह से तोलाबाजी आ रही है थाने में, वो नहीं आ पाई। इस बात का डर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी, आपने बंगाल के हालातों पर चर्चा की। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कैग की तरफ से, जो कैग की एक रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बंगाल के भीतर 2 लाख करोड़ की अनियमितता है। मतलब सीधा सीधा अगर कहें तो बंगाल के भीतर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। 10,000 से ज्यादा का घोटाला राशन का है। अभी नाजिया जी ने बताया 12,000, कम से कम 12,000 करोड़ का घोटाला ये शिक्षक भर्ती का है। और न जाने कितने स्कैम बंगाल में चल रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के भीतर डर का माहौल है और जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं वो वहां उगाही करते हैं, गरीबों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं और जब इनसे भी पेट नहीं भरता तो फिर उन गरीबों की महिलाओं को वो नोचते हैं। यही हकीकत है बंगाल की। और इसीलिए जब भी बंगाल का मुद्दा होता है, कोई बात होती है, तो मैं अक्सर नाजिया जी को इसीलिए उनसे बात करता हूं जिससे कि आप समझ सकें कि वाकई में बंगाल की जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि ये वहां रहती हैं, ये कलकत्ता में रहती हैं, इन्हें बेहतर पता है। हम दिल्ली में रहते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर इन्हें वहां की जमीनी हकीकत का पता है। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी एक बार फिर से। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।